ओम। चुनौतियों का चिंतन, हमारा घर हमारी जिम्मेदारी। तीसरा भाग। पहला विषय, आखिर क्यों जरूरी है गले लगाना। भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ें तो उस समय के वैभवशाली समाज को देखकर आज भी गर्व होता है। न ऊंच नीच, न जाति भेद, नैतिकता और विज्ञान के उच्चतम शिखर पर थे हम। सारी दुनिया हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने आती थी। क्या कारण हुआ कि हम वैभवशाली भारत से गुलाम भारत बन गए? गहराई में जाएंगे तो आप पाएंगे इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है भाई भाई में ऊंच नीच का भेदभाव होते चले जाना। इसके साथ ही कब हम जाति और उपजाति में बढ़ गए, कब हम में ऊंच नीच का बंटवारा हो गया। वास्तव में हुआ नहीं था, बल्कि हमारे ऊपर अपना अधिकार करने के लिए हमें बांटा गया। हम षड्यंत्र का शिकार हो गए और गुलाम भी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि हमने सूरज से भी वैर कर लिया, यानी हम अपने ही किसी देशवासी की परछाई भी पड़ जाने पर खुद को अपवित्र मानने लगे। आइए कुछ विचार करते हैं। न जाने जीवन में ऐसे कितने अवसर आते हैं जब आप किसी इंसान को गले लगाते हैं। गले मिलना स्वभाव प्रदर्शन की एक उपयुक्त विधि है। यह तरीका दिखाता है कि आप उस व्यक्ति की परवाह करते हैं और हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ देंगे। एक ये भाव ही तो होता है जो किसी से निकटता दर्शाता है। परम स्नेह की निशब्द अभिव्यक्ति आखिर गले लगाने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकती। यह तो बिल्कुल सत्य है कि कानून की नज़र में आज सब समान है, लेकिन समाज की नज़र में क्या वास्तव में ऐसा है? इस संदर्भ में अगर आगे बढ़े तो हमें स्वीकार करके चलना होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो यह सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। तब देश और दुनिया के लोग यह मानने को तैयार नहीं थे कि भारत मजबूत हो पाएगा, क्योंकि भारत इतनी रियासतों में बटा हुआ था। इतनी जाति उपजाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इतने पंथ, इतने मजहब और धर्म के मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। क्या यह भारत एक रह जाएगा? क्या यह भारत एकजुट रह पाएगा? यह सच्चाई है कि हमारा रियासतों के जंजाल से मुक्त हो गया और इसीलिए हमारा भारत राष्ट्र के रूप में मजबूत हो गया। किंतु जातिवादी जंजाल में यह देश आज भी उलझा होने से उतनी सामाजिक मजबूती नहीं प्राप्त कर सका। राजनीति एवं कुक्कर मुत्तों की तरह उपस्थित अनेक जातिवादी उपजातिवादी कुछ एक संगठनों द्वारा कई अवसरों पर आपस में बांटने या हीनता की भावना पैदा करने का षड्यंत्र आज साफ साफ झलक रहा है। आज नहीं तो कल यह षड्यंत्र इस भारत की आत्मा के लिए नुकसानदायक हो जाएगा। इसे समझने के लिए कुछ समय पहले ध्वस्त हुआ नोएडा का ट्विन टावर आज बेहतर उदाहरण है। ये बिल्डिंग्स 13 साल में बनी थी। इसके बाद इसमें 2 महीने तक बारूद लगाया गया और अंत में सिर्फ 12 सेकंड में ध्वस्त हो गई थी। यानी सामाजिक एकता बनती तो बरसों में है, पर बिखरने में कुछ मिनट ही लगते हैं। पिछले कई दशकों से समानता समरसता के क्षेत्र में हमने बहुत कुछ किया, किंतु फिर भी आज कहीं जाति के कारण दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं दुल्हन को डोली में नहीं बैठ सकती, कहीं मंदिर में जाने से रोका जाता है, कहीं छू लेने मात्र से ही गंगा नहाने की परंपरा अब भी जीवित है। साथ बैठकर खाने से पाप की दुहाई। भला हो तो समाज में बढ़ते विघटन को कैसे रोका जा सकता है? हालांकि शहरी क्षेत्रों में आज ऊंच नीच जैसा भेदभाव लगभग समाप्त हो चुका है। होटल से रेस्टोरेंट हो या रेहड़ी पटरी, भोजन से लेकर सभी जगह आज जातिवाद समाप्त हो चुका है। चाय की दुकान हो या पान की टपरी, आज कोई किसी से जाति नहीं पूछता, न किसी के अंदर यह चीज उपजती। हाँ, ग्रामीण अंचलों में अभी भी कुछ जगह शेष है।
किंतु इसमें समूचे किसी समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। बहुतों के प्रयास से कई सदियों की बीमारी जो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, हम सब के सामूहिक प्रयास से आगे आने वाले समय में ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसी हमारी आशा है। किंतु देश में कई घटक ऐसे हैं जो वास्तव में इसको जड़ से खत्म होने नहीं देना चाहते। हमें इस षड्यंत्र को समझना होगा। वास्तव में आज एक अलग किस्म की आग मीडिया, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से सुलगाई जा रही है। हर खबर में दलित शब्द का उपयोग होना, जातीय पहचान उजागर कर उसे एक एजेंडे के तौर पर परोसा जाना, उक्त जातीय समूह को यह तक आभास कराना कि लोकतांत्रिक प्रणाली में उनका वजूद समाप्त होने वाला है, यानी हर एक घटना को एक अलग रूप दिया जाता है। बात जातीय गौरव या हीनता पर लाई जाती है तथा आपसी विद्वेष पैदा किया जाता है। इसमें ऐसा करने वालों का राजनीतिक स्वार्थ और उनका एजेंडा तो सफल हो जाता है, किंतु भारत की एकता पर जरूर यह एक चोट के निशान की भांति रह जाता है। आज भी अनेकों शक्तियां भारत को मूल रूप से कमजोर देखना चाहती है और हमारी कमजोरियों को उभारने में अपना साधन खर्च करती है। हो सकता है ऐसे षड्यंत्र करने वालों को धन विदेशी दुश्मनों से प्राप्त हो रहा हो, जो भारत को जातीय संघर्ष में उलझा कर रखना चाहते हैं। अमेरिका के एक उद्योगपति जॉर्ज सोरोस द्वारा भारत में आर्थिक अस्थिरता लाकर देश के विकास रथ को रोके जाने की खबरें भी आई थी, ताकि भारत की सीमा सुरक्षा को कमजोर किया जा सके। हालांकि अगर देखा जाए तो लगता है एजेंडा केवल इतना भर नहीं है। जातीय विद्वेष, जातीय नफरत, गरीबी, अशिक्षा, असमानता जहां कहीं भी है, उसका लाभ लेने में अनेक एजेंसियां शामिल हो जाती है। कुछ लोग गरीबी तथा जातीय विद्वेष का लाभ धर्मांतरण के लिए कर रहे हैं, तो कुछ इसका लाभ भारत की प्राचीन संस्कृति को मिटाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कथन बड़ा प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, भारत में ही रहूंगा और भारत की जो परंपराएं रही है, भारत की जो संस्कृति रही है, भारत की अन्य जो विधाएं रही है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखकर भारत को एक सशक्त भारत बनाने में मैं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करूंगा। यह उनका एक संकल्प था। उन्होंने यह कभी नहीं सोचा कि भारत में हमारी उपेक्षा हुई है, भारत में मुझे समय समय पर अपमान झेलना पड़ा है, तिरस्कार झेलना पड़ा है, मैं भारत छोड़कर दुनिया के कहीं दूसरे देशों में चला जाऊंगा व भारत के पतन की अभिलाषा करूंगा। किंतु आज इसके विपरीत भीमराव जी का नाम लेकर, उनके उपासक बनकर मौखिक रूप से उन्हें अपना आदर्श मानने वाले ऐसे कई प्रपंच रच रहे हैं जो सामाजिक स्तर पर भूचाल लाने के लिए काफी है। चूंकि आर्य समाज ने बहुत पहले इनके इरादे भांप लिए थे और एक नारा दिया था, गले से लगा लो इन्हें वरना यह लाल गैरों के घर जाएंगे। आज हमें दशकों पुराने इस आंदोलन तथा नारे को पुनर्जीवित करना होगा, सार्थक करना होगा। जब वो जातीय विद्वेष की फैलाने की बात करेंगे, हम उन्हें गले लगाकर समानता का एहसास देंगे। आज सोशल मीडिया पर अनेकों चैनल, फेसबुक पेज केवल और केवल नफरत फैलाने और जातीय सम्मान के नाम पर जातीय नफरत फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स भी है। आखिर इनको चलाने में पैसा भी लगता है, तो कौन कर रहा है इनके लिए निवेश? इस प्रश्न का उत्तर भी खोजा जाना चाहिए। एक किस्सा यहाँ बेहद जरूरी है। एक बार किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से पूछा था कि आप कैसे सन्यासी हैं जो नाई की रोटी खा रहे हैं? इस पर स्वामी जी का सरल सा जवाब था कि नहीं भाई, मैं तो आटे की रोटी खा रहा हूं। यही नहीं,
एक प्रसंग महाभारत का भी है, जब राजा बने योगीराज कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा की गरीबी को नहीं देखा, न उससे राजा की तरह मिले, बल्कि उसे गले लगाकर समानता का एहसास कराया और उसकी सहायता भी की थी। श्री राम जी का शबरी के साथ बैठकर बेर खाना हमारे इतिहास की सामाजिक समरसता का वह उदाहरण है जिनसे हम सीख सकते हैं। यानी वो ऊंच नीच की बात करके सामाजिक विखंडन पैदा करने का षड्यंत्र रचेंगे, तो हम उन्हें गले लगाकर निकट लाकर अपने पूर्वज ऋषि महर्षि की तरह समरसता का अनुभव कराएंगे। वो अमीर गरीब की खाई पर वितंडा खड़ा करेंगे, तो हम आर्थिक रूप से जिस लायक होंगे उन्हें गले लगाकर इस खाई को पाटने की कोशिश करेंगे। वो उन्हें दलित कहकर किसी के अंदर जातीय पीड़ा को जन्म देंगे, हम उन्हें भाई कहकर गले लगाकर उस पीड़ा को गौरव में बदल देंगे। हम अपने पूरे दल बल शक्ति के साथ खड़े होंगे। समाज में आज भी जो लोग वंचित हैं, ऐसे लोगों को गले लगाने व सुखी बनाने से हमारे समाज में समानता आएगी, लोग सुखी होंगे, राष्ट्र मजबूत होगा तथा जातीय एजेंडा खड़ा करने वाले बेनकाब होंगे। समाधान के रूप में हम अपने देश की मजबूती के लिए यह कहना चाहेंगे कि आप इस समस्या को गहराई से सोचें और समाधान में अपना सप्रेम सहयोग प्रदान करें। गले लगाने का तात्पर्य यह मदद, उपकार, सहायता और किसी का जीवन ऊपर उठाने से ही है। जैसे अगर आप इस योग्य हैं कि किसी जरूरतमंद को छोटा मोटा व्यवसाय आरंभ करा सकते हैं, तो जरूर सहायता करें। अगर आप इस योग्य है कि किसी निर्धन परिवार के बच्चों को पुस्तक, कपड़े या शिक्षा संबंधित कुछ जरूरी सहायता कर सकते हैं, तो यह भी देशभक्ति ही है। आप इस योग्य हैं कि किसी जरूरतमंद परिवार की बेटी की शादी में अपनी ओर से कुछ सहायता कर सके, तो यह भी आज के समय की देशभक्ति ही है और यही वास्तविकता में देवी की पूजा है। इसके अतिरिक्त भी आप कई अन्य माध्यमों से किसी की भी मदद कर उन्हें अपनापन, समानता, बंधुत्व का संदेश दे सकते हैं। आर्य समाज का यही मिशन है कि भारतवर्ष 2047 तक, जब वो अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहा होगा, तब हम समाज में गर्व के साथ समानता का परचम भी फहरा चकाएंगे। आप कुछ भी न कर सके तो त्योहार या उत्सव पर उनके घर जाएं या उन्हें अपने घर बुलाएं, प्रेम से मिले। किसी जरूरतमंद के लिए स्नेह का स्पर्श भी बहुत बड़ी शक्ति का कार्य करता है। संसार में वही कृष्ण स्वरूप है जो अपने से निर्धन के लिए हृदय के द्वार खोल दे। जो भी धनी है उसे यह जरूर सोचना होगा कि परमात्मा की कैसी कृपा रही उस पर, जो उसे किसी जरूरतमंद की सहायता के लिए योग्य बनाया। सोचिए, जो आपसे प्यार व सहयोग की अपेक्षा रखता है, आपका छोटा सा सहभाग उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसे ऊपर उठाने में कितना काम आ सकता है। आज प्रबुद्ध महानुभावों को इस बात को समझना होगा कि हमें बाहर की ताकत कमजोर नहीं कर सकेंगी। हमारा राष्ट्र कमजोर होगा तो ऊंच नीच और जातीय खाई के कारण ही। आज भी जितने राष्ट्र विरोधी एजेंडे पर कार्य हो रहा है, वह पूरी तरह से जातीय विघटन के आधार पर ही है। अतः हम अपने स्तर पर, यानी इस खाई को पाटने में कोई भूमिका निभा सकेंगे, तो माने कि मैं देश रक्षा, राष्ट्र रक्षा को अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। किसी की सहायता करने के लिए धन का बहुत मात्रा में होना जरूरी नहीं, सहयोग और सहायता की इच्छा होना जरूरी है। अगर आप स्वयं सहायता नहीं कर सकते तो किसी सक्षम व्यक्ति से उसकी सहायता करवाने की प्रार्थना करना भी गले लगाना ही है। सोचिए, हमें अपने समाज में जातियों के बंडल चाहिए या एकजुट समाज? इसे आप बंदी झाड़ू की कीमत वाली कहावत से समझ सकते हैं। अपने मन से छुआछूत, ऊंच नीच, जातिगत भेदभाव की दीवारें हटा दें। यदि हम वास्तव में ऐसा कर सके तो समझिए आप अपने देश के सच्चे सैनिक की भूमिका निभा सकने में सक्षम हो गए।
सबको उस परम पिता परमात्मा की ही संतान समझकर सम्मान देकर देखिए कैसे मजबूत होगा भारत। इसलिए नारा है, गले लगाइए, देश बचाइए। क्योंकि हमारी इस नादानी ने हमारे समाज को कितना खोखला कर दिया है, इसकी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित संकलन है। इस पृष्ठ 15 पर दी गई लिंक पर जाकर भी आप सच्चे किस्से कहानियों से सब कुछ आसानी से समझकर या दूसरों को समझाकर भी योगदान दे सकते हैं। सीमा पर तो सैनिक हमारे देश की रक्षा करने में सक्षम है। आओ सामाजिक सैनिक बनकर समाज की रक्षा करें। यही है आज देश की सबसे बड़ी जरूरत। नोट: आप अपने मोबाइल से इस कोड को स्कैन करेंगे तो वे सभी कहानियां आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगी। आप कहीं भी कभी भी उन्हें अवश्य पढ़ें और दूसरों को फॉरवर्ड कर अवश्य पढ़ाएं। इसके लिए आप विशेष रूप से प्रकाशित गले लगाइए vedicprakasan.com से मंगवा सकते हैं। क्रमशः